ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। चरम पर शत्रुता की राजनीति, जो लोकसभा और राज्यसभा में हुआ, जो संसद की कार्यवाही चल रही है, उसमें जो कुछ हो रहा है उसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। हमारे नेताओं के द्वारा जो भाषाएं उपयोग की जा रही हैं, जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए आप कहिए कि एक काला अध्याय है। बीते दिनों संसद परिसर में सत्ताधारी और विपक्ष के बीच जो कुछ हुआ है वह भारतीय लोकतंत्र के लिए डरावना है। पहले आप देखते हैं कि मतभेद हुआ करते थे, मनभेद नहीं हुआ करते थे हमारे नेताओं के बीच, लेकिन आजकल मनभेद ज्यादा होने लगे हैं। संसद संसदीय लोकतंत्र की शीर्ष इकाई है और उस परिसर में सांसदों के बीच सामान्य हिंसा हो सकती है। पक्ष विपक्ष के सांसद एक दूसरे के खिलाफ गंभीर धाराओं में रपट भी दर्ज करा सकते हैं। इस सीमा तक राजनीति के पतन की कल्पना नहीं की जाती है कि राहुल गांधी पर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने, दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने, आपराधिक धमकी जैसे धाराओं में भाजपा सांसदों द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया जा चुका है। विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष के सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने रोक हैं, पर कुछ बातें प्रत्यक्ष दिख रही हैं। भाजपा के दो सांसद प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत को जो चोटें आई हैं वे दिख भी रही हैं। नागालैंड की महिला राज्यसभा सदस्य कह रही है कि राहुल गांधी जिस तरह मेरे पास आकर चीखने लगे वह मेरे लिए असहज था। दोनों पक्षों का अपना मत है, पर कल्पना कीजिए कि कोई महिला किसी आम व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाती है तो इसका साथ कानून कैसा व्यवहार करता है। और देखिए, दोनों तरफ से, मैं कह रहा हूं ना कि एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो उस पर लगा रहा है, वो उस पर लगा रहा है। सच क्या है ये तो जांच होने के बाद ही मालूम चलेगा। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वर्तमान राजनीति सामान्य दलीय प्रतिस्पर्धा से निकलकर परस्पर कटुता से होते हुए शत्रु भाव में बदल गई है। मामला इतना था कि विपक्ष बीते कई दिनों से संसद परिसर में मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहा था और 19 दिसंबर को भाजपा सांसदों ने विपक्षी सांसदों के पहले प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी सांसद नारा लगाते हुए वहीं पहुंच गए और जितनी बात सामने आ रही है उसके अनुसार राहुल गांधी ने उनके बीच से ही सदन में जाने लगे। ये आप देखते हैं कि तो उसमें ही वह सब घटित हो गया, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देश ने वह राजनीति विधि की जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के विरुद्ध शब्दों की बौछार करते थे, बावजूद उनके बीच परस्पर सम्मान का भाव रहता था। संसद में वाद विवाद के बाद सांसद एक दूसरे से बात करते हुए बाहर निकलते थे, एक साथ भोजन भी करते थे। कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनाव उत्पन्न होता था तो कुछ ऐसे नेता दोनों ओर थे जो बीच बचाव कर देते थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बार कई बार दोनों पक्षों की सार्वजनिक आलोचना करते हुए सांसदों को अपने व्यवहार को सुधारने की सीख देते थे, मामला शांत हो जाता था। आज एक भी नेता ऐसा नहीं है जो बीच बचाव कर सके। और दोनों में देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, ये आप देखिए प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जैसे ही गिरे, वैसे ही राहुल गांधी को उनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए थी और उनके घायल होने की सूचना के तुरंत बाद यदि वह चिंता जता देते, फोन कर लेते, तो भी स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए था। इसी तरह नागालैंड की महिला सांसद क्षमा याचना की जानी चाहिए थी। किसकी गलती है या नहीं यह विषय बाद में आता है। कोई हमारे सामने गिर गया तो उसे उठाने, उसका हालचाल लेने जैसी गरिमा अवश्य दिखानी चाहिए थी। यदि राहुल ऐसा करते तब भाजपा सांसदों के सामने भी इस सीमा तक जाने का आधार नहीं बनता। नर सिंह राव सरकार के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ था। पुलिस द्वारा धक्का मुक्की से उन्हें चोट आ गई थी। उनके एम्स में भर्ती होने के कुछ समय बाद ही अनेक केंद्रीय मंत्री उन्हें देखने पहुंचे थे। यह सांसदों का एक स्थापित व्यवहार है। निसंदेह यह भी सही है कि सदन में विपक्ष को अपनी बात तरीके से रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। राज्यसभा में जैसी स्थिति पैदा हुई है नहीं होनी चाहिए थी। विपक्षी नेताओं और राज्यसभा के सभापति के बीच मामला एक दूसरे के विरुद्ध हमले तक पहुंच गया। जब सभापति धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे की नाराजगी है तो उसे भी सुनकर दूर करने का पूरा प्रयास होना चाहिए। असंसदीय शब्दों को निकाला जा सकता है। आप देखते हैं कि वर्तमान राजनीति में संकट परस्पर संवाद और एक दूसरे के सम्मान के अभाव का है। यदि झूठ और फरेब की राजनीति का मुख्य हथियार बनाया जाएगा तो इसकी परिणति वैसेली राजनीति ही होगी। क्या आज कोई मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
के अपमान का साहस दिखा सकता है। आज कोई पार्टी या नेता ऐसा नहीं कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से कुछ सेकंड की एक वाइट को संदर्भ से अलग कर उसे मुद्दा बनाना सस्ती राजनीति की बात हो रही है। देखिए, भीमराव अम्बेडकर साहब पर उन्होंने होम मिनिस्टर साहब अमित शाह ने कहा ना कि आप लोग भीमराव अम्बेडकर साहब को इतना बार बार बोलते हैं, उनकी विचारधारा को भी उन्हें भी फॉलो करिए, और अगर आप इतना भगवान को नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक आपका स्वर्ग मिलता। तो इससे आप देखते हैं कि विपक्ष ने उसे मुद्दा बनाया, और विपक्ष कह रहा है कि भैया भीमराव अम्बेडकर साहब का इन्होंने विरोध किया है, इन्होंने क्या किया है, अपमान किया है, और हम लोग आवाज उठा रहे हैं। तो ये नई कोई आप देखते हैं कि उसे दबाने के लिए इस तरह की बात हो रही है कि लड़ाई हुई, उन्हें उनके सांसदों में मारपीट हो गई, राहुल गांधी ने मार दिया है। तो कांग्रेस इस तरह का आरोप लगा रही है। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आजकल खूब राजनीति हो रही है ना, तो थोड़ा बहुत आपको भी मालूम होना चाहिए। अभी जो संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, इसमें आप 5 मिनट ऐसे उठा के देखिए जहां हमारे देश के जो मुद्दे हैं उस पर बात हुई हो, किसानों पर बात हुई हो, सुरक्षा पर बात हुई हो, शिक्षा पर बात हुई हो, स्वास्थ्य पर बात हुई हो, महंगाई पर बात हुई हो, और बात रोजगार की हुई हो। देखिए उठा के आप लोग, और हमारा आपका पैसा खर्च किया जाता है, पानी की तरह बहाया जाता है, और वहां हमारे लिए बातें ही नहीं हो रही, हमारे मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। भाजपा से आप असहमत हो सकते हैं, पर यह स्वीकारना होगा कि यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसी सरकार ने सर्वाधिक सम्मान दिया तो मोदी सरकार है। जिस भाषण पर अमित शाह से त्यागपत्र की मांग की जा रही, उसी में उनका कहना था कि कांग्रेस का इतिहास उनका अपमान करने का था। फिर वह ऐसे तथ्य सामने लाते हैं जो यह बताते हैं कि अम्बेडकर जी की सचमुच उपेक्षा की गई। लगता है लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा जैसे झूठे नैरेटिव की आशंका आंशिक सफलता से कांग्रेस और विपक्ष को लगा कि जनता को आगे भी भ्रमित किया जा सकता है। यह भी तथ्य है कि विपक्ष द्वारा झूठ फैलाने के प्रत्युत्तर में भाजपा ने भी मुद्दे उठाए जो उस रूप में नहीं थे। यदि एक पक्ष के फरेब करता है तो दूसरा पक्ष भी इसी तरह का प्रत्युत्तर मिलेगा। कटु राजनीति की आधार भूमि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार गठन के साथ हो गई थी। देश में नेताओं, बुद्धिजीवियों और एक्टिविस्टों का ऐसा वर्ग है जो यह पचा नहीं पाया कि मोदी सत्ता शीर्ष पर पहुंच गए हैं। आज संघ और भाजपा से वैचारिक मतभेद नफरत की सीमा तक पहुंच गया है। राहुल गांधी द्वारा चौकीदार चोर है जैसा नारा देने से मामला और बिगड़ा। वर्तमान राजनीति में विवेकशील बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई। देश के विवेकशील एवं प्रभावी लोगों को चाहिए कि वे राजनीति को सामान्य पटरी पर लाने के लिए संगठित होकर जो कर सकते हैं करें, और क्योंकि जो हो रहा है उसे आगे की कल्पना डराने वाली है। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है अवधेश कुमार। देखिए, इनके अपने ये विचार हैं, तो बहुत सारे लोग क्या होंगे कि इनके विचारों से सहमत होंगे, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि भैया हम सहमत नहीं है। तो इनके अपने विचार हैं। दूर होता समान शिक्षा का लक्ष्य। तो शिक्षा सुधार की प्रक्रिया में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में भी वैसे ही 2 तरह के पाठ्यक्रम बनाने पर विचार हो रहा है जैसा गणित विषय में पहले से ही है। अभी सीबीएसई 10वीं कक्षा में गणित बेसिक और गणित स्टैंडर्ड 2 स्तर पर ऑफर किया जाता है, और इसके आधार पर कुछ विद्यार्थी बेसिक गणित पढ़ते हैं और कुछ स्टैंडर्ड गणित पढ़ते हैं। बेसिक गणित की तुलना में स्टैंडर्ड गणित कठिन होता है। स्टैंडर्ड गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी आगे चलकर इंजीनियरिंग आदि की परीक्षा देने में समर्थ होते हैं। यहाँ तक कि 11वीं और 12वीं में भी गणित पढ़ने की आजादी इन्हीं छात्रों को दी जाती है। गणित विषय के संबंध में इस बात पर कुछ हद तक सहमत हुआ जा सकता है कि क्योंकि इसकी कुछ कठिन परिकल्पनाएं एक स्तर के बाद काम नहीं आती। याद करें तो किसी वक्त 9वीं और 10वीं में लड़कियों के लिए गणित की जगह होम साइंस का विकल्प रहता था। हालांकि आप देखते हैं कि अब वक्त बदल गया है और समाज की समझ में भी यह बात आ गई कि लड़कियां भी गणित और विज्ञान में उतनी ही प्रतिभा रखती हैं जितने लड़के। यही कारण है कि ताजा आंकड़ों के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों में 30% लड़कियां इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं। मौजूदा सरकार ने तो एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आईआईटी में 20% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी हैं, लेकिन 2 अलग तरह के पाठ्यक्रम की यही बात विज्ञान और सामाजिक विषयों के लिए सही नहीं होगी। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा ही बच्चों की समझ को मुवक्कल बनाती है, इसलिए इन विषयों को दुनिया भर में 10वीं तक अनिवार्य रूप से सर्वश्रेष्ठ ढंग से पढ़ाया जाता है। शिक्षा की बुनियाद यही विषय बनाती है। विज्ञान जहां बच्चों को तर्कशील, प्रयोगधर्मी बनाता है, वहीं सामाजिक विज्ञान उनमें समाज, देश, दुनिया की राजनीति, अर्थशास्त्र और इतिहास की समझ पैदा करता है। लिहाजा इन विषयों की पढ़ाई हर बच्चे के लिए समान रूप से अनिवार्य होनी चाहिए।
और ऐसी शिक्षा ही उन्हें स्वावलंबी बनाएगी और यही लोकतंत्र के हित में भी है। दो तरह के पाठ्यक्रम बनाने के पीछे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने का भी विचार हावी लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि यह सच्चाई से बहुत दूर है। इसे कोटा या दूसरी जगहों पर छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं से जोड़ना गलत होगा, क्योंकि उन बच्चों में मानसिक तनाव समाज एवं माँ बाप के दबाव और नंबरों की अंधी दौड़ की देन है। और आप देखते हैं उन पर इन विषयों का दबाव नहीं है। देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ केवल कक्षाएं पास करना या फिर परीक्षाओं में कुछ नंबर ज्यादा लाना नहीं होता है, बल्कि बच्चों को एक बेहतर नागरिक बनाना भी होता है। जैसे ब्रिटेन के की शिक्षा प्रणाली करती है, वह कहती है कि 15 वर्ष की उम्र तक विद्यार्थियों में पूरी दुनिया में घूमने और संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए। यह विज्ञान दूसरे विषयों को और बेहतर ढंग से पढ़ने से ही संभव हो सकता है, पाठ्यक्रम की काट छाट से नहीं। लेकिन हमारे देश में आप देखते हैं कि क्या आप समझदार हैं, आप अच्छे इंसान हैं, मानवता है, इंसानियत है, ईमान नहीं रखता है, आपके नंबर कितने हैं इस पे वो पुरजोर कोशिश की जा रही है और इसी से तय किया जाता है कि वो कितना होशियार है। नीति निर्धारकों को गणित के अनुभव से सबक लेना चाहिए और दिल्ली के महंगे निजी स्कूलों में सभी बच्चे जहां स्टैंडर्ड गणित पढ़ते हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे बेसिक गणित पढ़ते हैं। जहां स्टैंडर्ड गणित पढ़ने वाले बच्चों में से इंजीनियर या डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है, वहीं सरकारी स्कूलों में छात्रों के करियर के प्रति एक उदासीन रवैया देखा जाता है। यदि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी यह वर्गीकरण कर दिया जाता है तो सरकारी स्कूलों की आप देखेंगे कि गुणवत्ता और गिर जाएगी और हमें सरकारी स्कूलों की शिक्षा को और बेहतर बनाने की जरूरत है, ना कि कमजोर करने की। प्रश्न यह है कि क्या उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए इन बच्चों को मदद मिलेगी? हो सकता है कि ऐसे दोहरे पाठ्यक्रम की वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और पीछे रह जाएं। यह कदम नई शिक्षा नीति के उस विचार की भी उपेक्षा करता है जिसमें समान शिक्षा की बात कही गई है। और इसके तहत मेडिकल आप देखते हैं कि इसके तहत मेडिकल और आईआईटी जैसी संस्थाओं या पिछले दिनों केंद्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए समान प्रवेश परीक्षाएं पूरी शुरू की गई। हमारे देश में निजी स्कूलों से निकले इंजीनियरों की क्षमता और स्किल पर दुनिया भर में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं और उनमें से आप देखिए 75-70% डिग्री होने के बावजूद सक्षम नहीं है। ऐसी चुनौती के बीच तो हमें अपने पाठ्यक्रमों को और बेहतर बनाने की जरूरत है। हालांकि नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम को मजबूत बनाने, प्राइमरी उच्च स्तर की पढ़ाई अपनी भाषाओं में कराने पर जोर दिया गया, लेकिन इस दिशा में अभी कोई विशेष प्रगति नहीं दिखी। इसके अलावा 11वीं और 12वीं और दूसरे स्तरों पर अपनी मर्जी से विषय लेने की जो बात 4 साल पहले हुई थी, उस दिशा में भी ठोस कदम नहीं बढ़ाए जा सके। शिक्षा की पुरानी शैली यथावत जारी है, बल्कि उसमें और गिरावट आई है और लगती है, और जिसका प्रमाण देश में आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों, बाहर जाकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि है। यह ना भूलें कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। पिछली सदी के 6 दशक में अंतरिक्ष विज्ञान में जब रूस आगे बढ़ता नजर आया तो अमेरिका ने अपनी विज्ञान नीति में आमूल चूल पर बदलाव किया, जिसका प्रभाव आज नजर आ रहा है। विज्ञान में आज अमेरिका दुनिया का अगुवा बन गया हुआ है। वक्त आ गया है कि दुनिया भर की शिक्षण पद्धतियों को सीखते हुए हम भी अपनी विज्ञान और सामाजिक शिक्षा को ऐसा बनाए जो कि दुनिया भर के लोग भारत में पढ़ने के लिए ललायत हैं। भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे लेखक शिक्षाविद हैं, इनका नाम है, ये आप देखिए, प्रेम पाल शर्मा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। अब क्यों जा रहे हैं भारत से दूसरे देशों में बच्चे, क्यों पढ़ने जा रहे हैं? वहां उन्हें क्या फायदा मिलता है, कौन सी परिस्थिति, किस तरह की पढ़ाई होती है, वो सब सीखना चाहिए ना। और जो समस्याएं हमारी शिक्षा व्यवस्था में, उसको पूरा करना चाहिए, तो वो नहीं जाएंगे। अगर आप सोचिए कि अगर आपको भारत में अच्छी पढ़ाई मिल रही तो भारत छोड़ के क्यों जाएंगे आप, सीधी सी बात है। तो ये सब ध्यान देना होगा। और मैं ये कह रहा हूँ, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, सरकारी जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसकी क्या परेशानियां हैं, सबको पता है, लेकिन कौन इसकी सुधारने के लिए कदम उठाए, ये सबसे बड़ी बात है। ध्यान एक कौशल है जो आपके भीतर छिपी हुई असीम ऊर्जा के स्रोत को पहचानने में मदद करता है। ध्यान आपके दिन में और अधिक समय जोड़ता है, क्योंकि यह समय प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाता है। जब भी आप थका हुआ महसूस करते हैं तो यह आपको ऊर्जा से भर देता है। यह आपको स्वस्थ रखता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। ध्यान आपको अतीत को भुलाने, वर्तमान में रहने और आगे बढ़ने की क्षमता देता है। हमारा मस्तिष्क एक परमाणु संरचना के समान है। इसका केंद्र प्रोटॉन की तरह सकारात्मक और नकारात्मकता इलेक्ट्रॉन की तरह केवल परिधि पर है, वह किसी भी व्यक्ति के मूल में नहीं है। कोई भी बच्चा बुरा पैदा नहीं होता, इसलिए यदि किसी ने बुरी आदत विकसित कर ली तो यह उसके परिवेश, उचित शिक्षा की कमी या फिर अन्य कारणों से है। मानव स्वभाव की जड़ों में अच्छाई और परोपकारिता है, जो हर व्यक्ति के भीतर हमेशा रहती है। यह अपराधी के भीतर एक पीड़ित होता है और जो सहायता के लिए पुकार रहा होता है। यदि आप पीड़ित को ठीक कर देंगे तो उस व्यक्ति के भीतर का अपराधी समाप्त हो जाएगा। ध्यान और
प्राणायाम इसमें बहुत सहायक है। ध्यान से पहले और बाद में प्राणायाम किया जाना चाहिए। जब आप ध्यान से पहले प्राणायाम करते हैं तो ये आपको ध्यान की गहराई तक जाने में सहायता करता है। यदि आप ध्यान के बाद प्राणायाम करते हैं तो यह आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। ध्यान एक कप को खाली करने जैसा है। जब आप एक कप भरते हैं तो आप इसे कई अलग अलग चीजों से भर सकते हैं, लेकिन जब आप खाली करते हैं तो सभी में खालीपन एक समान होता है। ध्यान उस खालीपन और उस आंतरिक शून्यता तक पहुंचाना है जो जीवन में पूर्णता को जन्म देती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। सीखा करिएगा कुछ। काम ना करने वाली संसद, ये आप देख रहे हैं जो बातें हो रही। इससे पहले भी संसद के सत्र बिना किसी खास कामकाज के समाप्त हो गए, लेकिन शीतकालीन सत्र का मामूली कामकाज के साथ समाप्त होना इसलिए कहीं अधिक निराशाजनक और चिंताजनक है कि इस दौरान संसद के भीतर बाहर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष विपक्ष के रिश्ते इतने अधिक कटु हो गए कि उनके बीच शत्रु भाव दिखने लगा। इसी के नतीजे में पिछले दिनों संसद परिसर में पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई और मामला एक दूसरे के खिलाफ रपट दर्ज FIR दर्ज कराने तक पहुंच चुका है। ये सबसे हमारे देश की, अगर आप कहें, ये आप कहिए कि हमारे देश में जो इतिहास रहा है ना, इसकी संसद की राजनीति की सबसे गिरावट कह लीजिए आप लोग। दोनों पक्षों के बीच की कटुता बढ़ जाने की पुष्टि तब हुई जब विपक्ष ने राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल की, और ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। और लोकतंत्र के लिए इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में इतना विमर्श प्राप्त हो गया कि वे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, और इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि शीतकालीन सत्र में संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और देखिए, बहस भी हुई है, संविधान पर चर्चा भी हुई है। 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा में उस पर बहस हुई है, क्योंकि इस बहस से देश को कुछ हासिल नहीं हुआ है। इस बहस के जरिए दोनों पक्षों ने यही साबित करने की कोशिश की है कि संविधान को एक दूसरे से खतरा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्ष की ओर से अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए जानबूझकर भय का यह भूत खड़ा किया जा रहा है। मोदी सरकार संविधान और आरक्षण खत्म करने का इरादा रखती है। चूंकि विपक्ष छिछले स्तर पर उतर आया, इसलिए सत्ता को भी उससे की ही भाषा में जवाब देने के लिए सक्रिय होना पड़ा। देखिए, ये लेखक के अपने विचार रहते हैं, तो आप लोगों को अगर पसंद आते हैं, आप सहमत होते हैं, नहीं सहमत होते हैं, ये आप पर निर्भर करता है भाई, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान के जनक, संविधान के पिता माने जाते हैं। हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी थे। 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ अंगीकृत हो चुका था ना, आपका आ चुका था ना, प्रावधान आ चुके थे संविधान के। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था। और शीतकालीन सत्र में संसद का ज्यादातर समय हंगामे और नारेबाजी की भेंट चढ़ गया। जो समय बचा उसे ऐसे मुद्दों को उठाने में जाया किया गया जिसका आम जनता से कोई खास लेना देना नहीं था। यदि आप जनता को संसद की कार्यवाही में या आप देखिए अपने लिए कुछ ना दिखा हो तो हैरानी नहीं है। यह समझ आता है कि विपक्ष की दिलचस्पी इसमें ही थी कि संसद में कोई कामकाज होने के स्थान पर हंगामा होता रहा है, लेकिन कम से कम सत्ता पक्ष को तो संसद की कार्यवाही का उपयोग अपने एजेंडे को करने के लिए हर संभव तरीके से करने चाहिए थे। यह अच्छा हुआ कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हंगामे का जवाब हंगामा करके देना बेहतर समझा। ये आप देखिए, एक समय जब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, तब उसे यह देखना चाहिए कि वह सही दिशा में बढ़ पा रही है या नहीं। यदि संसद ढंग से नहीं चलेगी तो इससे सरकार का एजेंडा बाधित होगा। उसके नतीजे में ना तो जरूरी सुधार हो सकेंगे, ना ही आवश्यक फैसले लिए जा सकेंगे, और ना ही जनता की अपेक्षाएं पूरी हो सकेंगी। बाकी आप लोग बताइए क्या सोचते हैं आप लोग। चार धाम की धारण क्षमता। चार धाम में जैसे जैसे अवस्थापना सुविधाएं बढ़ रही हैं, तीर्थ यात्रियों की आमद भी बढ़ती जा रही है। जाहिर है कि इससे अव्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की धारण क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अगले साल की यात्रा के लिए मंथन शुरू हो गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए यात्रा प्राधिकरण गठित करने की प्रक्रिया आगामी 30 जनवरी तक पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों, हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लेने को कहा है, ताकि यात्रा प्रबंधन को सशक्त बनाया जा सके। समय रहते ऐसा किया जाना जरूरी है। दरअसल संसाधन और सुविधाएं बढ़ने के साथ चार धाम पर तीर्थ यात्रियों का दबाव साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसका असर यात्रा पड़ाव पर भी तरह तरह की अव्यवस्थाओं के रूप में देखने को मिलता है।
इसी साल यात्रा मार्गों पर 10-10 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला है। हालांकि सरकार की ओर से यात्रा ये व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए तमाम कदम उठाए गए, यहाँ तक कि सख्ती भी दिखाई गई, लेकिन सीमित व्यवस्थाओं में कदम एकदम बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए तो योजनाबद्ध ढंग से कार्य किए जाने की जरूरत है। जिस तरह चारों धाम के लिए सुविधा, उससे से आने वाले वर्षों में तीर्थ यात्रियों का दबाव और बढ़ेगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि चारों धाम ही नहीं, यात्रा पड़ाव पर भी पार्किंग, होटल, धर्मशाला, रैन बसेरा, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएं। साथ ही यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए चारों धाम के आसपास स्थित पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। देख लीजिए, उत्तराखंड है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये उत्तराखंड है। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये नशे के जाल में ना फंसे युवा, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने युवाओं में बढ़ रहे नशे की लत को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि ड्रग्स का सेवन करना बिल्कुल भी कूल नहीं है। चिंतनीय है कि महानगरों में ही नहीं, दूर दराज के गांव में भी नशे का जाल फैल गया है। लत का रूप लेने वाले नशे की आदत जीवन के हर पहलू पर दुष्प्रभाव डालती है। ऊर्जावान आयु वर्ग में ही बीमारियों का शिकार बना देती है, युवाओं को सदा के लिए दिशाहीन कर देती है। नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि मानवीय सोच पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस जाल में फंसे युवा नशीले पदार्थ खरीदने के लिए आपराधिक गतिविधियों तक का हिस्सा बन जाते हैं। हिंसात्मक व्यवहार, ये सड़क दुर्घटनाएं, स्वयं अपना जीवन छीन लेने जैसी समस्याओं से जो नशे की लत लगवाई गहराई से जुड़ी है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के युवाओं से अपील की है कि न केवल दोस्तों के दबाव में आकर ड्रग्स लेने की प्रवृत्ति से दूर रहें, बल्कि उन लोगों को अनुसरण करने से भी बचें जो इसकी लत के शिकार हैं। शोध पत्रिका ड्रग एंड एल्कोहल रिव्यू द्वारा लैंगिक अपराध और शराब के संबंध पर किए गए सर्वेक्षणों के मुताबिक लैंगिक अपराध के लगभग आधे मामले नशे की हालत में ही होते हैं। ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जिनमें नशे की लत युवा चोरी, झूठ और जालसाजी के साथ ही परिवारजनों की जान तक लेने के से नहीं चूके हैं। व्यवहारिक आक्रोश से लेकर शारीरिक व्याधियों तक ड्रग्स नकारात्मक और शारीरिक परेशानियों की जड़ है। बावजूद इसके हमारे देश में नशे की जाल में फंसते युवाओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आए दिन हो रही दुर्घटना बताती हैं कि इसी अनुपात में आप देखते हैं कि अब युवाओं में मानसिक उन्माद भी बढ़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक दुष्कर्म, हत्या, डकैती, लूटमार जैसी छोटी बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वालों में नशे का सेवन करने वालों के मामले लगभग 74% हैं। स्पष्ट है कि युवाओं का नशे के जाल में फंसना देश के भविष्य का हर मोर्चे पर दिशाहीन होने जैसा है। न्यायालय ने इस ताजा निर्णय में कहा है कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए अभिभावक, समाज और एजेंसियों को गंभीर प्रयास करने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस समस्या से बचाव के लिए कुछ दिशा निर्देश तक तय करने आवश्यक है। निस्संदेह देश के किशोर और युवा आज नशे के बाजार के निशाने पर हैं और कम उम्र के ग्राहकों को न सिर्फ लती बनाना बल्कि दोस्तों और हम उम्र लोगों तक ड्रग्स के बाजार को फैलाना भी आसान होता है। ऐसे में युवाओं का जीवन सहेजने के लिए सजगता आवश्यक है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। देखिए भाई, मैं तो हमेशा 2 बातें कहता हूँ, ऐसे काम मत करिए जिससे चरित्र पर कोई फर्क पड़े और ऐसा दाग लगे, और ऐसा कोई काम मत करिए जिससे शरीर पर आपके नुकसान हो। सीधी सी बात है। ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें देखना हो तो इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये पूंजीगत खर्च बढ़ाने से गतिशील होगी आर्थिकी की। ये आप देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया अनुमान के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में खुदरा महंगाई 5% से ऊपर बनी रह सकती है और GDP में गिरावट के बाद यह उम्मीद थी कि ब्याज दरों में कटौती होगी, जिसका मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि केंद्रीय बैंक ने आर्थिक प्रोत्साहन के बजाय कड़ी मौद्रिक नीति बनाए रखने का फैसला क्यों किया है। पिछले 22 महीनों में 11वीं बार रेपो दर को स्थिर रखना, न केवल क्रेडिट क्रिएशन, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा नई क्रेडिट राशि का निर्माण या सृजन करना। देखिए, एक और बताऊं, रेपो दर की बात करें तो जो RBI रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है ना, उसी की बात हो रही है, उसी ब्याज की बात हो रही को। ये आप देखते हैं कि क्या यह निर्णय महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए डर से लिया गया है या फिर इसके पीछे दीर्घकालिक स्थिरता का कोई उद्देश्य है।
यह सवाल स्वाभाविक है क्योंकि घर वर्तमान में महंगाई की स्थिति घरेलू कारणों से कम बाहरी कारकों से अधिक प्रभावित है। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय से अस्थिरता बनाई रखी है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस परिदृश्य में आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती करने का एक उपयुक्त अवसर था। हाल ही में आप देखिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरों में कमी की है। और दूसरी तरफ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में महंगाई का प्रमुख कारण क्रेडिट सप्लाई में अत्यधिक वृद्धि नहीं है। भारत में क्रेडिट ग्रोथ इस वित्तीय वर्ष में 14 से 15% की सामान्य दर से बढ़ने की संभावना है। असल में आप देखते हैं कि इसके पीछे अर्थव्यवस्था का गहरा समीकरण है, जो ब्याज दरों और आर्थिक वृद्धि के बीच के सीधे संबंध को दर्शाता है। इसे समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था दो प्रमुख नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति पर आधारित होती है। इन नीतियों के उद्देश्य और कार्यप्रणाली भले ही अलग हों, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। मौद्रिक नीति का मुख्य काम महंगाई को नियंत्रित करना और मुद्रा आपूर्ति को संतुलित करना रखना है, लेकिन आर्थिक विकास में ब्याज दरों की भूमिका को लेकर सरकार, संस्थाओं और आर्थिक चिंतक अक्सर केंद्रीय बैंक की ओर देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्याज दरों में कटौती का सीधा संबंध मनी लॉन्ड सप्लाई यानी अर्थव्यवस्था के चलन में मौजूद धन की मात्रा से होता है। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को कम करता है तो ऋण सृजन, क्रेडिट क्रिएशन में वृद्धि होती है, जिससे बाजार में अधिक धन प्रवाहित होता है। इसका सकारात्मक प्रभाव खर्च और निवेश पर पड़ता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है और जीडीपी में सुधार होता है। हालांकि यह वृद्धि अक्सर नाममात्र नॉमिनल जीडीपी में दिखाई देती है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि वह होती है जो महंगाई को प्रभाव से मुक्त करती है। जीडीपी में वृद्धि दर में गिरावट। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अब एक और गंभीर चुनौती जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट की है। स्वयं आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। एसबीआई की हालिया रिपोर्ट इस दर को और भी कम, लगभग आप देखते हैं कि 6.3% तक रहने की आशंका जताती है। एशियाई विकास बैंक ने भी अपनी पूर्वानुमान को 7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। इस गिरावट के पीछे प्रमुख कारण है निजी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती। खासतौर पर खनन क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक हो चुकी है। हालांकि आप देखिए निजी निवेश में 6% की वृद्धि हुई है, लेकिन यह पहली तिमाही के 7.4% की तुलना में काफी धीमी है। इसके अलावा सरकारी निवेश व्यय में 5.4% की गिरावट दर्ज की गई है, जो घरेलू मांग में कमी का एक बड़ा कारण बन रहा है। और आप देखिए वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार के निवेश व्यय में बढ़ोतरी निस्संदेह एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। सरकारी निवेश का महत्व इसलिए है और बढ़ जाता है क्योंकि इसका गुणक प्रभाव मल्टीप्लायर इम्पैक्ट व्यापक और दीर्घकालिक होता है। जब सरकार सड़क, रेलवे, बंदरगाह, ऊर्जा या शहरी विकास जैसी बड़ी परियोजनाओं में निवेश करती है तो इसका प्रभाव केवल उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता है, यह निवेश संबंधित उद्योगों और सेवाओं को भी प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के तौर पर हाईवे निर्माण परियोजनाओं सीधे मजदूरों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अलावा सीमेंट और स्टील जैसे निर्माण सामग्रियों की मांग बढ़ने से इन उद्योगों में भी रोजगार उत्पादन में तेजी आती है। इसका एक अन्य लाभ यह है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे उनकी खरीद क्षमता बढ़ती है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आर्थिकी को गति देने के लिए सरकारी निवेश को किस दिशा में और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि क्या घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए नगद हस्तांतरण जैसी योजनाओं पर विचार किया जाए या फिर आधारभूत ढांचा परियोजनाओं पर निवेश किया जाए। नगद हस्तांतरण योजनाएं तात्कालिक रूप से प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक पूंजी निर्माण में सहायक नहीं होती हैं। इसके विपरीत आधारभूत ढांचा परियोजनाएं रोजगार सृजन करती हैं और भविष्य की आर्थिक संरचना को भी मजबूत बनाती हैं। इस परिदृश्य में सरकार के पास आप देखेंगे कि दोहरी रणनीति अपनाने का विकल्प है। पहला, ग्रामीण मांग को बढ़ाने के लिए किसानों को सम्मान राशि में वृद्धि की जाए जबकि उनकी क्रय शक्ति बढ़े। दूसरा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को एक निश्चित धनराशि हस्तांतरित की जाए और जिससे ग्रामीण मांग में वृद्धि हो और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आए। इसके अलावा शहरी मांग को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार को मुख्य रूप से मध्य और निम्न मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन वर्गों की खर्च का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों पर जाता है। अगर इनमें से किसी एक क्षेत्र में राहत दी जाए तो उसकी बचत बढ़ जा सकती है, जिससे वे अन्य जरूरतों का पर खर्च कर सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार एक प्रभावी उपाय हो सकता है। सरकार ने हाल ही बुजुर्गों को इसमें शामिल किया है। इसी तरह एक निश्चित आय स्तर तक के परिवारों को इसमें शामिल किया जा सकता है। इससे इस वर्ग का एक बड़ा खर्च बच सकता है, जो उन्हें अन्य मदों पर खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। सरकार को कमजोर वर्गों को सीधी सहायता और दीर्घकालिक रणनीति निवेश का संतुलन बनाना होगा, जहां कमजोर तबकों के लिए सीधी आर्थिक मदद तो
वहीं भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए निवेश भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के करीब ला सकते हैं। आगामी बजट में इस पर विचार किया जाना चाहिए कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब आज के निवेश और नीतियों आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक संरचना को मजबूत करेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, क्योंकि आपकी राय मायने भी रखती है भैया। राजनीतिक दीर्घकालिक दृष्टिकोण, पूंजीगत खर्च पर विचार करते समय यह सवाल उठता है कि क्या सरकार को केवल मौजूदा योजनाओं में निवेश बढ़ाना चाहिए, जैसे भारतमाला, रेलवे, ग्रामीण सड़कों, या फिर कुछ नए और नवोन्मेषी कदम उठाने चाहिए? इस संदर्भ में सरकार को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सरकार ने हाल के वर्षों में रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी से काम किया है। अब समय आ गया है कि सरकार भविष्य के रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश की प्राथमिकता दे। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता जरूरी है, और इनकी कमी के कारण इन वाहनों की बिक्री प्रभावित हो रही है। इन चुनौतियों को हल करना जरूरी है। कम से कम प्रत्येक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर हर माह 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा केंद्रों के विकास में निवेश करना भी जरूरी है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन जैसे हरित ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। और इन सभी क्षेत्रों में निवेश से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। पूंजीगत खर्च बढ़ाने में जो प्रमुख बाधा सामने आती है वह राजकोषीय घाटे से जुड़ी होती है। हालांकि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कुशल वित्तीय प्रबंधन से इस चुनौती को काफी हद तक नियंत्रित किया है। आज राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान कुल जीडीपी का 4.9% है, जबकि 2021 में यह 4.9% है, लेकिन 2021 में 9.2% था। यानी सरकार के पास अब कई विकल्प खुले हुए हैं। इस संदर्भ में सरकार यदि चाहे तो हर जिले में एक केंद्रीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव कारगर साबित हो सकता है, जो न केवल पूंजी खर्च को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। ऐसे कदम में 2 प्रमुख लाभ होंगे। पहला, इन परियोजनाओं से पूंजीगत खर्च के माध्यम से रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। दूसरा, देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य में मजबूत सार्वजनिक ढांचे की जरूरत। ये संस्थान दीर्घकालिक दृष्टि से राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में काम करेंगे। और जीडीपी की अगर हम बात करें ना, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद से हुआ। यह किसी देश में एक समयावधि, आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान उत्पादित और बाजार में बेची गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। और जीडीपी आर्थिक गतिविधि का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि भैया आप लोग क्या किया करिएगा, एनसीईआरटी किताबें पढ़ लीजिए समय रहते हुए, समझ रहे हैं? फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, तो समय रहते क्यों ना पढ़ लिया जाए जब जरूरत ही है। जमीन की सतह पर उतरे जमीन पर, जमीन की सतह पर उतरे जमीन पर, ये आप देखिए बिहार के संदर्भ में बात हो रही है। एक बार पहले बिहार चलिए आप लोग, क्योंकि बिहार काफी चर्चा में भी रहता है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। नीतीश कुमार के बिहार की हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें, 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अगर देश के भौगोलिक नक्शे को देखें तो बिहार उसमें दिल के स्थान पर नजर आएगा। इसलिए देश की धड़कन को चलाए रखने के लिए बिहार की धड़कना जरूरी है। किसी प्रदेश की धड़कन तभी धड़क सकती है जब उसे उद्योगों की ऊर्जा मिले, जिसके लिए रोड़ा थी जमीन। वस्तुतः प्रदेश में जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक और जमीन का रकबा कम है। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बड़ी आबादी की निर्भरता जमीन पर है। आम लोगों भी जमीन देने से परहेज करते हैं, लेकिन अब माहौल बदलता नजर आ रहा है। इस समय बिहार में देश की तमाम बड़ी कंपनियों के शीर्षस्थ अधिकारियों का जमावड़ा है। राजधानी पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट की गुरुवार को शुरुआत हुई है। शुरुआत इसके समाप्त होने तक 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आ गया है। और देश के 3% से कम भूभाग वाले इस राज्य के लोग दूसरे प्रदेशों में अपना हुनर दिखा रहे हैं। अपने प्रदेश में आप देखिए रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण वे अन्य राज्यों में जाते हैं और उनके बनाए हुए सामान बिहार के बाजार में बिकते हैं। अब बिहार बदल रहा है, सड़क चमचमा हो गई है, बिजली पर्याप्त है,
अब देखिए, अगर बिहार में ही उत्पादन किया जाए तो रोजगार भी मिलेगा, बिहार में ही बेचेंगे तो बाजार भी मिलेगा, जनसंख्या ज्यादा है, बिजली पर्याप्त है। सबसे बड़ी दिक्कत जमीन की थी, जिसका बाधा भी अब दूर होती दिख रही है। यहाँ आए तमाम उद्योगपतियों ने मांग की है कि अगर जमीन मिले तो वे निवेश की को राजी हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वस्त किया है कि उद्योगों के लिए सरकार 10,000 एकड़ भूमि देने को तैयार है। उन्होंने नई हवाई अड्डों, फिल्म सिटी निर्माण आदि की जानकारी दी। जो भी उद्योगपति आए उन्हें बदलते बिहार की जानकारी दी। उद्योग विभाग की सचिव वंदना पेयसी ने यहाँ तक कहा कि बिहार देश का अगला ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है और बिजली, पानी और जमीन के साथ ही तमाम इंसेटिव का भी आश्वासन किया है। इसके बदले बिहार के बारे में जानकर सबकी रुचि बढ़ी है और जो 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना गुरुवार रात तक दिख रही थी, वह शुक्रवार दोपहर होते होते 1,80,000 करोड़ तक पहुंच गई है। बिहार के लिए एक बूस्टर डोज की ये कहा जा सकता है। यह जरूरी है कि बिहार अब आगे बढ़े। पड़ोसी राज्य इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम सुविधाएं मिलने के कारण उद्योग उस तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में वहां लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। पड़ोसी प्रदेश बंगाल भी इससे पीछा नहीं है। वहां भी पिछले साल लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की रुचि तमाम कंपनियों ने दिखाई। बिहार के श्रमिक ही अन्य राज्यों के उद्योगों में लगे हैं। यहाँ कंपनियों को सस्ते श्रम मिल सकते हैं। यहाँ की महिलाएं भी अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं और अभी तक एक ही पाली में काम करती थी। शुक्रवार को बताया गया कि अब यहाँ उन्हें उनके 2 पालियों में काम करने की योजना बनाई जा रही है। इसका अर्थ हुआ कि दिन के अलावा संध्याकालीन पाली में भी अब महिलाएं काम कर सकेंगी और सौर ऊर्जा और आईटी सेक्टर की तमाम कंपनियों ने इसमें खूब रुचि दिखाई। इस बार का यह कनेक्ट वाकई शानदार रहा। जहां पिछली बार मात्र 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, वहीं इस बार यह आंकड़ा उससे 4.25 गुना अधिक है और नीतीश सरकार अब इस दिशा में ध्यान दे रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो 2 दिन का यह जमावड़ा बाकी बिहार को बदलने की दिशा में सक्रिय होगा और टैक्स एवं केंद्रीय अनुदान पर चल रहे राज्य की अपनी भी कुछ कमाई होने लगेगी, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। होना चाहिए। देखिए, बिहार कब तक पिछड़ा रहे बेचारा। ये नेतृत्व के प्रति भरोसे की जीत। महाराष्ट्र चुनाव का जनादेश सकारात्मकता की विजय। पीएम मोदी के प्रति जनता का विश्वास, महायुति का समन्वय, प्रयास, असंख्य कार्यकर्ताओं के तक परिश्रम का परिणाम। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था ना, तो बीजेपी उसके सहयोगी दल भारी बहुमत से जीते, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और ये भाजपा के महामंत्री हैं, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव विकास, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। तो प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, उन्हीं को जीत का सेहरा श्रेय देंगे। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।